कांग्रेस के जीवन के साथ और कभी खिलाफत मूवमेंट के साथ भी काफ़ी कुछ सक्रियता रही। आपका अपना जीवन भी एक कैरियर डिप्लोमेट का रहा। अब कैरियर डिप्लोमेट क्या होता है वो तो मुझे प्रधानमंत्री बनने के बाद ही समझ आया। नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, हाल ही में एक टेलीविज़न प्रोग्राम में वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया और खुलासा ये था कि जब 1991-92 में हमीद अंसारी ईरान में भारत के राजदूत थे, तब उन्होंने ईरान सरकार को वहाँ पर मौजूद रॉ के एजेंट्स की सारी जानकारी दे दी थी। अब जब टेलीविज़न पर यह खुलासा हुआ तो मेरी उत्सुकता जगी और मैंने कुछ रिसर्च किया और मुझे मिली उस वक्त 2019 के आसपास लिखी हुई एक सूद साहब थे, रॉक प्रमुख, उनकी एक चिट्ठी मिली जो उन्होंने भारत सरकार को लिखी थी और उस चिट्ठी में सूद साहब ने अपील की थी कि हमीद अंसारी के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाए। और उन्होंने विथ फैक्ट्स, विथ डेट और प्लेस ये सारे उदाहरण दिए थे कि कैसे हमीद अंसारी ईरान में रहते हुए भारत के हितों के खिलाफ काम कर रहे थे। अपनी चिट्ठी में सूद साहब लिखते हैं कि मई 1991 का वक्त था। एक भारतीय अधिकारी थे, वहां रहते थे, जिनका नाम था संदीप कपूर। और संदीप कपूर को तेहरान हवाई अड्डे से सेवाक द्वारा उठा लिया गया, यानी अपहरण कर लिया गया। सेवाक जो है वो ईरान की गुप्तचर संस्था है, एजेंसी है। जिस तरह भारत की रॉ है, वहां सेवाक है। ये मामला सूद साहब कहते हैं कि हमारे जो स्टेशन के प्रमुख थे, उन्होंने उस वक्त के राजदूत हमीद अंसारी को दिया। हमीद अंसारी ने जानबूझकर, उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि घटना को बहुत सीरियसली नहीं लिया और इन्हें इसे नेग्लेक्ट किया। उसके बाद ईरान के अधिकारियों को यह पता चल गया कि जो भारतीय विदेश मंत्रालय है उसे अपहरण की जानकारी मिल गई है। फिर भी जानबूझकर रॉ ने इस मामले में सेवाक के बारे में चर्चा नहीं की थी, लेकिन सेवाक को हमीद अंसारी की ओर से खबर दे दी गई कि संदीप कपूर का जो आपने अपहरण किया है, ये पता चल गया है रॉ और उसके प्रमुख को, आप जल्दी कुछ कीजिए। 3 दिन बाद जो भारतीय दूतावास के पास से गुमनाम फोन कॉल आया और बताया गया कि कपूर सड़क किनारे एक खास जगह पर पड़ा हुआ है, उसे नशीला पदार्थ दिया गया था जिसका असर कई सालों तक रहा। ये बात सूद साहब अपनी शिकायती चिट्ठी में लिखते हैं, जो कि भारत के प्रधानमंत्री को लिखी गई थी। ये 2019 का मामला है। दूसरा उदाहरण सूद साहब देते हैं कि अगस्त 1991 की बात है। रॉ उन कश्मीरी युवकों पर नजर रख रहा था जो नियमित रूप से ईरान के धार्मिक केंद्र कोम जा रहे थे और आ रहे थे। और कोम में इन कश्मीरी युवकों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी, इन कश्मीरी युवकों को। और इसके बाद जो नए स्टेशन के चीफ थे रॉ के, ने हमीद अंसारी को उस ऑपरेशन के बारे में बताया। अंसारी ने जो भारत के रॉ के जो एजेंट्स उन कश्मीरी युवकों पर नजर रख रहे थे, उन्हें हैंडल कर रहे थे जो अधिकारी, उनका नाम था डीबी माथुर साहब। डीबी माथुर साहब के बारे में ईरान को खबर कर दी कि यही है जो रॉ के जासूसों को सब हैंडल कर रहा है। और डीबी माथुर को रास्ते से भारतीय दूतावास से जब अपने घर की तरफ जा रहे थे तो शाम को सेवाक ने उठा लिया। प्रधानमंत्री को भेजे इस पत्र में सूद साहब उस घटना का पूरा जिक्र करते हैं। कुछ बताने लायक है, कुछ नहीं बताने लायक है। देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए कुछ बातों को हम जानबूझकर नहीं बता रहे हैं। अब जो हमीद अंसारी को खबर की गई थी डीबी माथुर के अपहरण के बारे में, उठाने के बारे में, तो ये बात जानबूझकर हमीद अंसारी ने नई दिल्ली को नहीं भेजा मैसेज। फिर उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव, और जो वहां स्टेशन चीफ थे रॉ के, उन्होंने एक बॉलीवुड फिल्म के क्लिप्स के माध्यम से ये खबर किसी तरह अटल बिहारी वाजपेयी जी तक पहुंचाई कि हमारा एक डीबी माथुर है और उसका अपहरण कर लिया गया है, किस तरह छुड़वाने की व्यवस्था करें। अटल बिहारी वाजपेयी जाते हैं, पीवी नरसिम्हा राव से मिलते हैं और तब डीबी माथुर को एविन जेल से रिहा किया जाता है। लेकिन ईरान ने साफ साफ कह दिया कि 72 घंटे के अंदर डीबी माथुर को ईरान छोड़ना होगा। ये सारे सबूत हैं हमीद अंसारी के बारे में, जो कि पूर्व रॉ चीफ ने प्रधानमंत्री को अपनी जो शिकायती चिट्ठी लिखी है
उसमें लिखा है। इसके बाद बहुत तरह के मामले हैं। एक सूद ने भारतीय राजदूत के आवास पर तैनात एक सुरक्षा गार्ड के बारे में भी चर्चा की है, जिसका नाम था मोहम्मद उमर। उन्होंने बताया कि मोहम्मद उमर को सेवाक ने पकड़ लिया और 3 घंटे बाद रिहा कर दिया। जब अंसारी को इस बारे में बताया गया तो उन्होंने रा के स्टेशन प्रमुख से तथ्यों को पता लगाने के लिए कहा, लेकिन हमीद अंसारी का मानना था कि सेवाक ने उनसे बदला लिया है और वो जो सुरक्षा गार्ड था मोहम्मद उमर, वो निर्दोष है। और सब कुछ मानने के बावजूद हमीद अंसारी ने पर्सनली ये चिट्ठी लिखी थी कि मोहम्मद उमर को दोबारा किसी भी आउट स्टेशन में भारत के बाहर कहीं भी ड्यूटी पर तैनात न किया जाए। अगर मोहम्मद उमर दुश्मन भी था तो ईरान का था, हमीद अंसारी क्यों चिट्ठी लिखते हैं? ये सारी बातों का खुलासा ऑफिशियल चिट्ठी में हुआ है। पर बदले में हमने क्या किया? 3-4 उदाहरण और भी बहुत सारी, एक लंबी चिट्ठी है, सारी बातें मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन बताइए जो इंसान भारतीय राजदूत रहते हुए भारत के एजेंट्सों को मरवा रहा है, उसकी जानकारी दे रहा है, बदले में भारत क्या कर रहा है उससे? बाद में इसी हमीद अंसारी को भारत का उपराष्ट्रपति बना दिया जाता है। हमीद अंसारी का जो परिवार था, वो मुख्तार अंसारी आप जानते हैं, वो जेल में, यूपी जेल में बंद था, अभी तो वो इस दुनिया में नहीं रहे। तो पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है और हमीद अंसारी ने बार बार ये कहा है कि मेरा जो ओरिजिन है वो पर्शिया का है, मैं भारतीय मूल का हूं ही नहीं, मेरे जो खानदान के लोग थे वो पर्शिया से आए थे और शायद इसी वजह से ईरान से उनका नज़दीकी संबंध था, क्योंकि वो ईरान और वहाँ के लोगों को अपने फोरफादर्स मानते होंगे। ईरान के साथ हमारे संबंध हमेशा रहे हैं। 2 चीज़ें हमको समझने की ज़रूरत है। ईरान से हमको एनर्जी मिलती है, सही है, बड़ी सप्लाई मिलती है, मगर ईरान सिर्फ एनर्जी सप्लायर नहीं, ईरान एक बहुत बड़ा देश है। ये है हकीकत। प्रदीप सिंह ने अपने प्रोग्राम में एक और बात कही, और बात कही आई.के. गुजराल साहब के बारे में। आई.के. गुजराल जब इस देश के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने बाज़ाब्ता कागज पर लिखकर पाकिस्तान में मौजूद रॉ एजेंट्स के नाम लिखे कि वो किस कोड नेम से रहते हैं वहाँ पे और कहाँ पे रहते हैं, सारी जानकारी दे दी पाकिस्तान को, और बदले में 100 से अधिक रॉ एजेंट्स पाकिस्तान में मारे गए। ये हम करते हैं अपने ही देश के देशभक्त जासूसों के लिए। एक और इंसिडेंट जो प्रदीप सिंह बताते हैं वो ये कि जब मोरारजी देसाई इस देश के प्रधानमंत्री थे तो जियाउल हक से उनकी मुलाकात थी। बहुत मुश्किलों से भारत को ये पता चला था कि पाकिस्तान जो है 1974 के बाद, जब भारत में न्यूक्लियर टेस्ट हुआ, उसके बाद वो किसी भी तरह न्यूक्लियर वॉरहेड हासिल करना चाहता है, और भारत ने अपने जासूस लगाए थे बहुत मुश्किल से। कहूटा नाम का एक जगह है, वहाँ पे जो भारत के जो एजेंट्स थे वो अपना काम कर रहे थे। जो वैज्ञानिक थे वो एक सैलून में बाल कटाने आते थे, किसी तरह एक एजेंट्स को बाल का कुछ सैंपल मिल गया उस सैलून से और फिर उसे भारत भेजा गया। जब यहाँ लैब में पता चला तो उस बाल के सैंपल्स का चेक करने से पता चला कि वहाँ यूरेनियम इनरिचमेंट प्रोग्राम हो रहा है, क्योंकि अल्ट्रावायलेट उसमें जो विकिरणें होती हैं वो पाया गया उनके बाल में। और यहीं से पता चला था भारत को कि पाकिस्तान कहूटा में न्यूक्लियर हथियार बना रहा है। इतनी जानकारी थी। एक भारतीय एजेंट्स के पास तो पूरा ब्लूप्रिंट मिल गया था पाकिस्तान के पूरे न्यूक्लियर प्रोग्राम का। वो $10,000 मांग रहा था भारत सरकार को उस ब्लूप्रिंट को देने के लिए। मोरारजी देसाई ने साफ इनकार कर दिया $10,000 देने से। और इतना ही नहीं, मोरारजी देसाई ने जियाउल हक को ये कह दिया कि हमें पता है कि आप कहूटा में क्या कर रहे हैं। उसके बाद जियाउल हक चौकन्ने हो गए, उन्होंने ISI को लगाया और हमारे एजेंट्स वहां मारे गए। He held that, and there he said, I want the bomb. Who can deliver it to me? I mean, I'm with that flamboyant thing. Flamboyance, you know how Bhutto was. So I believe somebody stood up and said, I can do it in 5. He said, not good enough. Somebody said 3. So that's the story. Says, okay, you're the guy. Come. Now, he does this. Then he comes to India in July 72, Shimla. And we give him everything. What we won in the war? What we won on the battlefield, we gave it at the conference table without a quid pro quo. And since then, I'm digressing a bit, we've had, this is when Pakistan's terrorism, it gave birth to that. तो भारत की सुरक्षा के लिए जो काम कर रहे हैं
उसके खिलाफ हमारा ही सब कुछ नहीं, कुछ पॉलिटिकल लोग किस तरह दुर्भावना के साथ काम करते हैं, उसका एक उदाहरण था। क्या आपको लगता है कि हामिद अंसारी, मोरारजी देसाई, आई.के. गुजराल, इस तरह के नेताओं से देश को ज़्यादा खतरा है बजाबते उन उग्रवादियों के जो खुलकर हमारे दुश्मन हैं? आपकी क्या राय है हामिद अंसारी के बारे में, गुजराल साहब के इस प्रकरण के बारे में, मोरारजी देसाई के बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।